नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। अब बारी आपके प्रमोशन की भी है। प्रमोशन सुनिश्चित करके जीपी ऑनलाइन क्लासेस का नाम करने की जिम्मेदारी भी आपके हाथ में है। सही तरीके से समय का उपयोग आपकी तैयारी सफलता में परिवर्तित करेगा। एक शानदार मोटिवेशनल लाइन के साथ इस सेशन का शुरुआत करेंगे। लिखा क्या हुआ है कि लोग यदि आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं आपका मेहनत जो है वो काम करना शुरू कर चुका है, क्योंकि वही लोग जो आपके कठिन समय में आपके साथ नहीं होते और आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जब आपकी चीजें सही होती हैं तो आपको गाली देना शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। 101 नंबर का क्वेश्चन है। बोल रहा है डोमेस्टिक फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम if any new commemorative special draft are issued, they are sent account holder registered post at charge। कि जब भी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब भी कोई भी व्यक्ति जो है इस अकाउंट को ओपन करवाता है, जिस अकाउंट को बोलते हैं फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट। अब इस अकाउंट के तहत मैंने आपको एक कंडीशन बताया था कि भाई जो भी कॉमरेटिव स्टाम्प जारी किए जाते हैं वो सारे उनको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज दिए जाते हैं। तो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से जब भेजा जाता है तो चार्ज उसके लिए क्या वसूल किया जाता है? कोई चार्ज वसूल नहीं किया जाता। कल ही मैंने बताया था कि ये सर्विस जो है फ्री होता है। ठीक है, महीने का जितना भी स्मारक टिकट होगा तो अगले महीने के पहले ही वीक में जारी कर दिया जाएगा, उनको भेज दिया जाएगा। लेकिन कैसे भेजा जाएगा? भेजा जाएगा उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही। यदि उसको इंश्योर्ड पोस्ट चाहिए तो उसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ेगा। इंडिया पोस्ट साइट से क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिलाटेली ब्यूरो कैटर टू नीड विच द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन जो पूछा है कि फिलाटेली ब्यूरो निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? स्टाम्प कलेक्टर, इंश्योरेंस कलेक्टर, बैंकिंग या बल्क एक्सपोर्टर। बेसिक क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि जो भी फिलाटेली ब्यूरोज ओपन किए गए हैं, जो भी व्यक्ति टिकट को संग्राहक करना चाहता है, जो भी उसको इकट्ठा करना चाहता है, तो उनके लिए खोले गए हैं। और स्टाम्प कलेक्टर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर सेट करते हैं। आवर ऑफ बिजनेस पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस शो। ये डाकघर और आरएमएस के जो कारोबार के घंटे होते हैं, काम काज का जो समय होता है, वो क्या दिखाता है? डिटेल बैग रिसीव ओनली, डिस्पैच बैग डिटेल दिखाता है, पोस्ट ऑफिस और आरएमएस ऑफिस के खुलने का समय दिखाता है, या फिर दिखाता है कि द आवर ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड विथ पब्लिक एंड द टाइम विच मेल आर डिलीवर एंड डिस्पैच। क्लॉज नंबर 5 को जाके यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आवर ऑफ बिजनेस, चाहे वो पीओ का हो चाहे आरएमएस का हो, वो ये दिखाता है कि वो काम के समय जिसके दौरान जनता से हमें ट्रांजैक्शन करने हैं। पहला पॉइंट, जब मेल का डिलीवरी किया जाता है, जब मेल को भेजा जाता है, ये चीजें हमें बिजनेस आवर से पता चलती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन आज आपको फ्रैंकिंग मशीन के भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि विच आर द फॉलोइंग डाई यूज वैलिडेट द मार्किंग ऑन फ्रैंकिंग मशीन शुड बी। कि फ्रैंकिंग मशीन पर जो अंकन होता है वो वैध होता है, उसकी मान्यता के लिए उस पर निम्नलिखित डाइयां होती हैं। 2 डाइयां। देखिए, जब हम 2 प्रकार के फ्रैंकिंग मशीन पढ़ेंगे, है ना, मैंने वीडियो आपको दिया है, सबसे आखिरी में बताया था, जिसमें से आपका इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन होता था और इसके अलावा जो वर्तमान में यूज होता है रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन। अब ये वाला जो मशीन है, ये नया वाला, ये डायरेक्ट जो है सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट होता है। ठीक है, केंद्रीय सर्वर से डायरेक्ट ये कनेक्ट होता है।
और इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं था। तो समझने वाली बात यह होती है कि जो पुराना वाला था उस पर दो चीजें थी, एक था मूल्य डाई और एक था आपका वैल्यू डाई। ठीक है, मूल्य डाई था और एक था आपका लाइसेंस डाई। ध्यान रखिएगा, अभी जो फ्रैंकिंग मशीन उपयोग में लाया जाता है उस पर दो चीजें होती हैं, एक होता है आरोही मीटर और एक होता है अवरोही मीटर। मतलब एक होता है असेंडिंग मीटर और एक होता है डिसेंडिंग मीटर, ये दोनों चीजें। तो अभी असेंडिंग मीटर और डिसेंडिंग मीटर उपयोग किया जाता है, पहले मूल्य डाई और लाइसेंस डाई उपयोग किया जाता था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाउ मेनी डाई वैलिड इन रिलेशन टू फ्रैंकिंग मशीन, फ्रैंकिंग मशीन के संबंध में कितनी डाइयां होनी चाहिए? 1 2 3 4। फ्रैंकिंग मशीन के संबंध में उस पर कितनी डाइयां होनी चाहिए? क्लॉज नंबर POG 1 का ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल 2 इसका जवाब सही हो जाएगा, है ना, बिना किसी कंफ्यूजन के ये उत्तर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच अथॉरिटी इशू लाइसेंस टू यूज फ्रैंकिंग मशीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, कितने बार पूछा गया है। याद रखिएगा कि फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग यदि आपको करना है तो सुपरिटेंडेंट, जिसे हिंदी में मंडल अध्यक्ष भी बोला जाता है, उनसे ही एप्लीकेशन ग्रांट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्रैंकिंग इंप्रेशन शुड बी फॉलोइंग कलर। दो प्रकार के फ्रैंकिंग मशीन मैंने आपको बताए हैं और इंपॉर्टेंट ये बात है कि भाई जो अभी उपयोग में लाया जाता है वो कलर होता है आपका ब्लू कलर का। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन, जो मैंने अभी बताया करंट का। तो देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि भाई नए वाले फ्रैंकिंग मशीन रिमोटली मैनेज्ड का, तो आपको नीला रंग लगाना है, और पुराना डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक वाले का बताइए, तो रेड लगाना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं बोलता तो आपको निश्चित तौर पर अपडेटेड चीजें हैं कि भाई ब्लू जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, काफी सर्किल जो है ब्लू सही कर रहा है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इतने बार पूछा गया है, द फॉलोइंग पोस्टल आर्टिकल फ्रैंक विल बी ट्रीटेड अनपेड। इस प्रकार के डाक लेख को अवैतनिक माना जाता है जिन पर पूर्ववर्ती दिनांक हो, मतलब प्रीवियस डेट लगा हो उसको, बाद का दिनांक हो, लेटर बॉक्स में पोस्ट किया गया हो, या फिर उपरोक्त में से सही। क्लॉज नंबर 11 का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लॉज नंबर 11 क्या बताता है कि प्रीवियस डेट का, इसके अलावा आफ्टर का, या फिर लेटर बॉक्स में पोस्ट किया कोई भी फ्रैंक आर्टिकल उसे अनपेड ही ट्रीट किया जाता है। सीधे यही सवाल पूछता है, PYQ का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मशीन फ्रैंक आर्टिकल पोस्टेड इन लेटर बॉक्स shall be treated as fully paid article, unpaid article, underpaid article, none of these। मशीन फ्रैंक आर्टिकल पोस्टेड इन अ लेटर बॉक्स, अभी अभी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, किसी भी आर्टिकल पर प्रीवियस डेट लगा है, पहले का उस पर तारीख मोहर लगा हुआ है, आफ्टर का डेट लगा है, और यदि उसने लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया, ऐसे सारे के सारे आर्टिकल अनपेड आर्टिकल माने जाते हैं, मतलब अवैतनिक लेख माने जाते हैं। फ्रैंकिंग मशीन क्लॉज नंबर 11 का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 111 है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 111 है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो लाइसेंस होल्डर होता है, इफ द लाइसेंसी वांट टू ड्रॉ फ्रैंकिंग आर्टिकल बाय मशीन टू पोस्ट ऑफिस, ही कैन बी सेंट वन पोस्ट ऑफिस एंड अदर डॉट डॉट पोस्ट ऑफिस। कि दो डाकघरों में यदि वह अपने आर्टिकल पोस्ट करना चाहता है, तो एक तो डाकघर में कर सकता है और दूसरा कहां करेगा,
ये नियम किसके लिए है? ये नियम जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पीओजी 1 में जो पुराना फ्रैंकिंग मशीन उपयोग में लाया जाता था, जिसे हम बोलते थे इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन, उसका ये नियम है। अभी जो फ्रैंकिंग मशीन उपयोग में लाया जाता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, उस पर आपको आर्टिकल एक ही डाकघर में पोस्ट करने को दिया जाता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा कि एक डाकघर हो जाएगा, और दूसरा है आप एनपीओ में भी पोस्ट कर सकते हैं। जैसे एनपीओ संडे को भी खुलता है ना, डाकघर का छुट्टी रहेगा उस दिन भी खुल जाएगा। तो एक तो नॉर्मल डेज में आप पोस्ट कर सकते हो पोस्ट ऑफिस में, और दूसरा जो पोस्ट कर सकते हो आप एनपीओ में, मतलब रात्रिकालीन डाकघर। अगला सवाल देख लो। जब भी आप फ्रैंक आर्टिकल के बंडल बनाएंगे तो बंडल वेट के अनुसार, वैल्यू के अनुसार, कवर के अनुसार, किसके अनुसार आपको बनाना है? सवाल नंबर 112 है और इस सवाल का उत्तर आपको, तो बंडल जो है वो मूल्य के अनुसार, जैसे 26 रुपए का बंडल बना दिया हमने, फिर बना दिया 32 का, फिर 38 का, जिस प्रकार का उसका वैल्यू होगा उसके अनुसार हमें बंडल बनाने हैं और उसको ही डाकघर पर पेश करना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई। फ्रैंक आर्टिकल shall be delivered over counter post office and every dispatch shall be accompanied by licensee or his representative is required to carry for identification। कि फ्रैंक आर्टिकल जो है डाकघर या कार्यालय के काउंटर पर दी जाएगी। प्रत्येक प्रेषण के साथ जो लाइसेंस धारी होता है या फिर उसका जो भी प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, जब भी आर्टिकल डाकघर पर पेश करेगा तो उसके पास पहचान के लिए, क्योंकि डाकघर जो है जब भी लाइसेंस देता है तो एक और चीज उसको दे देता है, वो होता है विंडो डिलीवरी टिकट। जब भी वो आर्टिकल लाएगा डाकघर पर तो साथ में उसको एक चीज रखना पड़ेगा, विंडो डिलीवरी टिकट, कि विंडो डिलीवरी टिकट जो है उसको अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन फ्रैंकिंग मशीन के हम देखने वाले हैं। Application for a license to use franking machine India accepting on giving superintendent secretary head of circle postmaster general। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में कि लाइसेंस के लिए आवेदन जो है आपको अधीक्षक या फिर सुपरिटेंडेंट से ही करना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ऑन डिस्पैच ऑफ लास्ट पोस्ट लाइसेंस शैल बी गिवन पोस्ट ऑफिस डॉट डॉट ड्यूली फील्ड साइन विथ डेट। कि दिन में अंतिम डाक भेज देने पर लाइसेंस धारी यदि डाक डालने वाले डाकघर पर डॉट डॉट उचित रूप से भरकर तारीख सहित उस पर सिग्नेचर करके देना पड़ेगा। आसान भाषा में क्वेश्चन आपको समझा दूंगा कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यदि उस दिन का मेल डिस्पैच कर दिया, बाद में लाइसेंस धारी डाक लाता है, तो कहानी ये है कि जब भी डिस्पैच हो गया है और डाक लाया है तो उसको एक दैनिक डॉकेट भरकर सिग्नेचर करके उसको रखना पड़ेगा ताकि वह नेक्स्ट डिस्पैच से भेजा जा सके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देवीलाल मीना जी का उत्तर गलत है। श्रवण सोनाली का उत्तर बिल्कुल सही है। चंचल का उत्तर गलत है। ठीक है, वैधी का उत्तर गलत है। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो है आपका डेली डॉकेट। इस नाम को आपको याद कर लेना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन आया है वो बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फ्रैंकिंग मशीन। चूज द रॉन्ग ऑप्शन रिगार्डिंग फ्रैंकिंग मशीन। एक गलत विकल्प का चयन करना है और वो विकल्प होना चाहिए फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड। बताइए, पहला क्वेश्चन देखिएगा। डाक वस्तुओं पर फ्रैंकिंग मशीन अंकित किए गए छापों में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फ्रैंकिंग मशीन ब्राइट रेड, चमकीले नीले रंगों में होना चाहिए, कहने का मतलब ब्राइट ब्लू कलर में होना चाहिए। फ्रैंकिंग छाप एक दूसरे पर होना चाहिए। यही जो ऑप्शन था ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ए, बी और डी ये तीनों विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी फ्रैंकिंग मशीन का छाप जो है ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ये बात आपको नोट डाउन करके रखना है। ओवरलैप का मतलब जैसे आपने छाप लगाया और उसके ऊपर एक और छाप लगा दिया, इस प्रकार के इंप्रेशन कभी भी नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। अगला सवाल है, इफ फ्रैंकिंग देयर बी मोर देन वन इंप्रेशन वैल्यू डाई बट द इंप्रेशन ऑफ लाइसेंस डाई शैल बी मोर देन वन, ओनली टू, ओनली वन, थ्री।
कि भाई फ्रैंकिंग मशीन में मूल डाई की एक से ज्यादा छाप हो सकती है। मूल डाई का मतलब जैसे आपने 26 रुपए का लगा दिया उस पर, है ना, 32 का लगा दिया और 38 का लगा दिया, और इस प्रकार की मान लीजिए आपने एक से ज्यादा लगा दिए, तो ये चीजें चल सकती हैं। लेकिन जो लाइसेंस डाई का छाप होगा कि भाई ये लाइसेंस जो है LIC का है, ये लाइसेंस जो है न्यायालय का है, या कोई भी कंपनी फर्म है जो कि फ्रैंकिंग मशीन यूज करना चाहता है, तो उसका लाइसेंस है, तो इसको आपको एक बार ही लगाना है। ये बात आपको नोट करके ही रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है कि एक ही बार लगाना है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकिंग मशीन ऑथोराइज्ड टू डीलर हैव देयर ओन सर्विस सेंटर with qualified experience staff, repair work will be done in postal worker absence presence none of these। कि जब भी आपको सर्विस करवाना है फ्रैंकिंग मशीन में, जो पोस्टल एम्प्लॉय है वो उपस्थित होना चाहिए, ये भी कंडीशन है, प्रेजेंस होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस में ही ये काम किया जाता है। कभी भी आपका मशीन खराब हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपने अकेले जो है उस फ्रैंकिंग मशीन को कोई फर्म लेकर डायरेक्टली चला गया और उसको रिपेयर करवाए। रिपेयर हमेशा जो है वो उसकी उपस्थिति में, किसकी, डाकघर का जो कर्मचारी होगा उसकी उपस्थिति में ही किया जाता है। ये बात भी आपको नोट करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। डाक मंडल अध्यक्ष जो होते हैं, जब भी आप एप्लीकेशन दे रहे हैं फ्रैंकिंग मशीन के लिए, तो उनके पास क्या पावर है कि बिना कोई कारण बताए आपको मना कर सकते हैं कि हम आपको लाइसेंस नहीं देंगे। हो सकता है लोकल के एरिया में उनको इस चीज की जानकारी हो कि आप मिसयूज कर सकते हैं। तो हेड ऑफ डिवीजन द चेयरमैन ऑफ पोस्टल बोर्ड रिजर्व टू राइट टू रिफ्यूज द कैंसिल लाइसेंस विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। कि बिना कोई कारण बताए इस काम को कर सकते हैं। ये कथन सही है या गलत है? बिल्कुल ये कथन जो है वो सही हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलो, फ्रैंकिंग मशीन इतना बड़ा टॉपिक है कि उसका थ्योरी वीडियो भी सेपरेट बना हुआ है, MCQ भी कम से कम एक वीडियो में पूरा जो है कवर करेगा। तो ऐसे ही मैंने बोल दिया कि आज के वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 80% क्वेश्चन जो है आपको फ्रैंकिंग मशीन के। अब देखिए, फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड ही अगला क्वेश्चन आ गया कि सेलेक्ट द करेक्ट कंडीशन हायरिंग फ्रैंकिंग मशीन गवर्नमेंट ऑफिस हेडक्वार्टर और डिपार्टमेंट। कि कोई सरकारी संस्थान है गवर्नमेंट का, बोल रहा है कि भाई जब वो गवर्नमेंट संस्थान फ्रैंकिंग मशीन हायर कर रहा है तो उसके लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो पहला विकल्प आपको बोला है कि गवर्नमेंट ऑफिस विल बी एक्सेप्टेड बाय PMG रिक्वेस्ट टू लाइसेंस। गवर्नमेंट ऑफिस के जो आवेदन होंगे वो PMG स्वीकार करेंगे। तो पहला विकल्प ये आपको याद कर लेना है। जो PMG है बिना कोई कारण बताए जो लाइसेंस है उसको देने से मना कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। जो लाइसेंस होल्डर होता है, द लाइसेंस अथॉरिटी शैल स्पेशली मेंशन दीज ऑफिस इन लाइसेंस वेयर मेल रिलेटिंग टू लाइसेंस इज टू बी एक्सेप्टेड वन ऑफ द टू ऑफिस HO शुड बी एटलीस्ट LSG ऑफिस। भाई कम से कम 2 ऑफिसों का उसको मेंशन करना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C। और ये बात कर रहे थे जब कोई गवर्नमेंट संस्थान फ्रैंकिंग मशीन को हायर करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट फ्रैंकिंग मशीन, जब कोई गवर्नमेंट संस्थान फ्रैंकिंग मशीन लेगा तो समझने वाली बात यह हो जाती है कि उसके लिए लाइसेंस PMG देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइसेंस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। फिर से अभी हमने पिछला क्वेश्चन सेम टाइप का देखा, फिर से अगला क्वेश्चन है, आपको विकल्प दे दिया है, अब बताइए कौन सा विकल्प फ्रैंकिंग मशीन के बारे में सही है। तो भाई लाइसेंस जो है, लाइसेंसधारी केवल DG पोस्ट ने जिस फर्म या कंपनी को ऑथराइज किया हुआ है अपने लिस्ट में, अपने नोटिफिकेशन, अपने सर्कुलर में, उसी फर्म से आपको फ्रैंकिंग मशीन लेना है, कोई और फर्म से नहीं लेना। तो पहला कंडीशन ध्यान रखना है। दूसरा, महानिदेशक की फ्रैंकिंग मशीन में हुई किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
कोई भी परेशानी हो जाती है फ्रैंकिंग मशीन में, खराब होता है, तो इसके लिए डीजी पोस्ट जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है। मशीन के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी लाइसेंसधारी जो होता है और इसके अलावा जो मशीन सप्लाई करने वाला फर्म है उस दोनों के बीच में होगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चनों को आपको, तीनों विकल्पों को आपको ध्यान रख लेना है और इसका उत्तर जो हो जाएगा कि भाई ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी विकल्प सही है। क्लॉज नंबर 11 का ही ये क्वेश्चन था। चलिए, फ्रैंकिंग मशीन जब भी आप लेंगे तो 2 रजिस्टर उसके लिए मेंटेन किए जाते हैं। एक डाकघर के पास होता है और दूसरा किसके पास होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि 2 रजिस्टर होंगे, एक डाकघर के पास होगा और दूसरा किसके पास होगा? लाइसेंसधारी के पास होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपने मरम्मत के अलावा, मतलब सर्विस के अलावा, ठीक है, मरम्मत के अलावा मशीन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है तो डॉट डॉट और उन डाकघर को जहां डाक डाली जाती है अधिसूचित करना है। एक तो डाकघर में करना है और दूसरा बताइएगा पोस्ट मास्टर को, हेड ऑफ डिवीजन को, पोस्टमैन या पीओ को, किसको सूचित करना है इससे रिलेटेड जो है चीजें। तो ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा कि ये चीजें जो है जब भी आप परिवर्तन कर रहे हैं उसके स्थान में किसी प्रकार का, तो आपको ध्यान रखना है कि डाक मंडल अध्यक्ष एचओडी को सूचित करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फ्रैंक आर्टिकल sorting should be hand over to PA, registration PA, over to the treasurer, presented over counter। क्लॉज नंबर 11 का क्वेश्चन है। फ्रैंक आर्टिकल जो है वो पंजीकरण सहायक को ही हमेशा सौंपा जाना चाहिए, है ना। फ्रैंक आर्टिकल जो है वो हमेशा काउंटर पर ही सौंपा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका विकल्प बिल्कुल सही होगा। मैंने ऑप्शन नंबर बी बता दिया था, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये फ्रैंकिंग मशीन से रिलेटेड एक आपको एब्रिविएशन देखने को मिलेगा, एसओएम। अब एसओएम क्या होता है? एसओएम का फुल फॉर्म बताना है आपको। ये भी एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है। एसओएम का आपको फुल फॉर्म बताना है। ऐसे एसओएम होता है, एस से होता है स्टेटमेंट, ओ से होता है ऑफ और एम से होता है मेल। तो स्टेटमेंट ऑफ मेल आपको याद कर लेना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। मशीन फ्रैंक पोस्टल आर्टिकल मस्ट बी डिलीवर एट अ विंडो अ पोस्ट ऑफिस शो लाइसेंस ऑन डेट ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। कि मशीन द्वारा फ्रैंक की गई डाक वस्तुएं लाइसेंस में दिखाए गए डाकघर की खिड़कियों पर डाक में डालने के लिए फ्रैंक के तारीख के दिन होना चाहिए। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि आज कौन सा तारीख है? 4 तारीख है, ठीक है। तो आज यदि आपने उस आर्टिकल पर आज का डेट डाला है या इंप्रेशन लगाया है तो आज के दिन ही आपको आर्टिकल पेश करना है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि प्रीवियस आर्टिकल एक्सेप्टेबल नहीं होते, लेकिन इसमें भी एक अपवाद मिलता है कि जस्ट प्रीवियस डेट एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फ्रैंकिंग मशीन से 1 से 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछा ही जाता है, तो आपको ये चीज नोट डाउन करके रखना पड़ेगा कि आपने जो है 1-2 क्वेश्चन जो पूछा जाना है, बड़ा टॉपिक है तो क्लियर कर लेना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब मैंने बताया कि प्रीवियस डेट वाले आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं होंगे, जिस दिन आपने पोस्ट किया उसी दिन जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। देखिए अपवाद मैंने बताया कि जस्ट प्रीवियस एक्सेप्टेबल होता है। तो मशीन द्वारा फ्रैंक की गई प्रेषण की डाक वस्तुएं जिन पर उनके पेश करने की तारीख से ठीक तुरंत पिछली तारीख हो स्वीकार कर ली जाएगी, लेकिन उस पर भी एक कंडीशन है कि भाई ध्यान दीजिए इस पर कि लाइसेंस आफ्टर डेट टू बी प्रेजेंटेड मस्ट डाई इम्प्रिंटेड। पेश की जाने वाली तारीख के बाद लाइसेंस डाई की छाप होगी। पेश की जाने वाली तारीख के लाइसेंस डाई की छाप होगी। इसके अलावा केवल पिछली तारीख का लाइसेंस डाई का छाप होगा। तो कौन सा उत्तर करेक्ट है? उत्तर जो करेक्ट है कि जिस दिन आप पेश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के माध्यम से बताता हूं, 4 तारीख का आर्टिकल है, ठीक है। यदि आप पेश कर रहे हैं, इसको तो आज ही पेश करना है डाकघर के काउंटर पर। यदि आप पेश नहीं कर रहे हैं, 5 को पेश कर रहे हैं,
तो उस पर दो चीजें होंगी, पहला तो चार का उस पर इंप्रेशन लगा होगा, 5 का भी इंप्रेशन लगाना है, तभी वो आर्टिकल भेजा जा सकता है। इतना इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, द टिकट टू बी प्रोड्यूस विंडो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइसेंसी फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस धारी के प्रतिनिधि की पहचान के लिए खिड़की पर मतलब विंडो पर पेश की जाने वाला टिकट होना चाहिए। एक बार केवल प्रेषण करते समय, प्रत्येक प्रेषण के समय टिकट होना आवश्यक नहीं है, इनमें से कोई नहीं। कंडीशन क्या बोला है कि जब भी आप आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो प्रत्येक प्रेषण के साथ आपने विंडो डिलीवरी टिकट जो है, जो मैंने बताया था कि ये प्रतिनिधि के पहचान के लिए दिया जाता है, तो उसको साथ में आपने पेश जरूर करना है। और एट द ईच डिस्पैच, टाइम ऑफ ईच डिस्पैच आपको पेश करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रैंक छापने यदि कोई गलती हो गई, मान लीजिए आपने लगाना था 32 का इंप्रेशन और आपने 42 का लगा दिया, तो भाई कटौती होगी। अब आप पोस्ट ऑफिस में लेकर जाते हैं तो आपने बताया कि इस पर 32 का लगाना था, लेकिन हमने क्या लगा दिया, 42 का लगा दिया, इसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल के लिए आपको 5% का जुर्माना लगेगा। समझने वाली बात है, सरल शब्दों में समझा दिया कि 5% जो है कम करके आपका अमाउंट जो है रिटर्न किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फ्रैंक आर्टिकल पर मैंने बताया था कि वैल्यू डाई है, लाइसेंस डाई है। इसके अलावा किसी भी आर्टिकल पर एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ आपको शर्तें या कंडीशन ध्यान देना पड़ेगा। In respect of Frank article, in what condition will the arrangement for advertising made for side and of date stamp select the correct answer? Do it. कि भाई फ्रैंक आर्टिकल के संबंध में तारीख मोहर के छाप के बगल में आप विज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन है, किन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप किसी आर्टिकल पर विज्ञापन देंगे। कि वो विज्ञापन लाइसेंस धारी के घर से संबंधित होना चाहिए, या फिर पहचान, लाइसेंस नंबर, तारीख मोहर, डाक निशान की छापों से बिल्कुल मिलता जुलता हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि वो चीजें जब भी आप विज्ञापन दे रहे हैं, जैसे LIC का अपना खुद का विज्ञापन दे रहा है, तो उसका वो विज्ञापन उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, उसके घर या उससे किसी और चीज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो पहले से इंप्रेशन लगाया है उससे कभी भी मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, उससे यूनिक डिजाइन होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात था, ये दोनों गलत थे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बात था वो था कि शुड बी लिमिटेड टू द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर एनवलप कार्ड, कि जब भी लगा रहे हैं तो ये जो है लिफाफे या कार्ड के बाएं ऊपरी भाग, इस वाले भाग तक सीमित होना चाहिए। समझने वाली बात है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो। द कॉस्ट ऑफ कटिंग डाई एडवर्टाइजिंग ऑन फ्रैंक आर्टिकल बिल हिज वर्डन, कि जब भी आप कोई भी आर्टिकल पर एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन देना चाहते हैं, अपना प्रचार करवाना चाहते हैं कि भाई हमने फ्रैंकिंग मशीन लिया है, सारे आर्टिकल पर हमारा एडवर्टाइजमेंट हो, हमारे फर्म का, हमारे प्रोडक्ट का, हमारी कंपनी का, तो भाई उस पर जब भी डाइया बनेगी उसके लिए जो खर्चा आएगा, तो खर्चा जो है ये वहन करेगा जो लाइसेंस धारी होता है। ठीक है पंकज कुमार जी, ऑप्शन नंबर सी आप पिछले क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए, अब कंडीशन है, मैं बता रहा था आपको कि एडवर्टाइजमेंट दे सकता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ कंडीशन होते हैं कि लाइसेंसधारी मंडल अध्यक्ष से जितने भी चाहे वो जो भी विज्ञापन देना चाहता है, सेंटेंसेस लिखना चाहता है, लिख सकता है, लेकिन एक डाक वस्तु पर, केवल एक डाक वस्तु पर एक ही एडवर्टाइजमेंट दे सकता है। ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना है कि मान लीजिए उसने कुछ प्रचार करवाया, कुछ स्लोगन वगैरह लिखवा दिया अपने कंपनी से रिलेटेड, तो उसने चाहे स्लोगन 50 ऑथराइज करवा लेना है, 50 ने ग्रांट करवा लिया,
लेकिन 50 एक आर्टिकल पर नहीं लिखेगा, एक आर्टिकल पर एक ही लिखेगा। ठीक है, तो एक से अधिक नहीं होना चाहिए, एक आर्टिकल पर एक से ज्यादा प्रयोग नहीं करेगा, यह आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। Who can vary term of licensee franking machine and add head of circle, DG, head of division, postmaster general? डाक फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस के जो कंडीशन है उस पर कौन बदलाव कर सकता है? डीजी पोस्ट के पास पावर है, बदलाव भी कर सकते हैं, कोई नियम जोड़ना है तो उसके लिए सर्कुलर भी जारी कर सकते हैं। क्लॉज नंबर 11 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जब भी आप सरकारी फ्रैंकिंग मशीन कोई सरकारी संस्थान में उपयोग कर रहे हैं तो एक शब्द होता है, शब्द आपको ध्यान रखना है कि डाई किस प्रकार से काटा जाएगा। डाई पर एक शब्द जो है डिजाइन किया जाएगा। शब्द क्या है? गवर्नमेंट वो सर्विस, ऑफिशियल मेल, फेक मेल। तो शब्द जो है वो सेवा, गवर्नमेंट के जो भी आर्टिकल होंगे वो पता दूर से ही पता चल जाए कि भाई ये जो है गवर्नमेंट का आर्टिकल है। और डाइयां काटी जाती हैं और डाइयों पर सेवा शब्द जो है मेंशन किया जाता है। विच इज द फॉलोइंग रिकॉर्ड होल्डर लाइसेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस विल कीप? फ्रैंकिंग मशीन के संबंध में सरकारी कार्यालय के लाइसेंस धारक निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड रखता है? सरकारी कार्यालय के संबंध में लाइसेंस धारक निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड रखता है? डाक भेजने से संबंधित रजिस्टर, फ्रैंकिंग मशीन रिकॉर्ड बुक, अपने कार्यालय में उपस्थित पुस्तिका, कार्यालय की समस्त जानकारी का रजिस्टर। ABCDNAD कौन सा उत्तर सही है? ध्यान रख लेना है कि जो विकल्प आपको ए और बी में दिए हैं दोनों चीजें, मतलब एक तो डाक भेजने संबंधित रजिस्टर, रिकॉर्ड पुस्तिका, ये दोनों चीजें सरकारी कार्यालय के लाइसेंस धारक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है कि सरकारी फ्रैंकिंग मशीन के संबंध में मुख्य डाकघर निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड रखेगा? अब मुख्य डाकघर की बात कर रहा है। मुख्य डाकघर कौन सा रिकॉर्ड रखेगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो भाई लाइसेंस धारक का सूची रखेगा जहां पर क्लाइंट का लिस्ट होगा, किराए के अग्रिम भुगतान वाला रजिस्टर रखेगा, रिकॉर्ड पुस्तक रखेगा, फ्रैंकिंग मशीन लेजर रखेगा। ये सारी चीजें रखेगा। कौन रखेगा? एचओ रखेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्शन देखो। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अमाउंट एडवांस बिल पे इन फुल, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली? किराए की राशि का भुगतान जो है वो किस प्रकार से करेगा? आपको पता है कि ये अग्रिम रूप से अदा करेगा और ये जो है एनुअली होगा। एनुअली इसका फीस जो है पेड करेगा वो। चलो अगला देखो। डाकघर जो है लाइसेंस धारक को अग्रिम राशि या अन्य रकम के लिए एक रसीद देता है। जब भी एडवांस में पे कर देगा, एडवांस में उसने अपने जो भी मशीन है उसके लिए रिचार्ज करवा दिया, पैसा पेड कर दिया, तो डाकघर रसीद देता है। रसीद जो है ACG 67 में देता है कि आपने एडवांस में भुगतान कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस की अवधि कितनी होती है? 1 2 3 5। कौन सा उत्तर करेक्ट है? मैंने आपको बताया हुआ है कि 375 रुपए लगते हैं और 5 साल का इसका टाइम पीरियड होता है। अगला क्वेश्चन देखो। द टोटल फी पेबल इफ फ्रैंकिंग मशीन रिन्यूअल इज नॉट डन बिफोर टाइम। टाइम से रिन्यूअल नहीं कराया तो उसके लिए क्या चार्ज देना पड़ता है? 375, 100 रुपी, 475, 200। क्या कंडीशन था कि भाई नॉर्मल कंडीशन में 375 है और टाइम से रिन्यूअल नहीं कराया तो 475, 5 साल के लिए लगता है। 475 हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया था ना कि भाई टाइम से रिन्यूअल नहीं कराया। तो अगला क्वेश्चन देखो। फ्रैंकिंग मशीन का रिचार्ज करवा रहे तो रिचार्ज के लिए आपके पास अभी ये करंट का कंडीशन है
कि अभी जो है रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन में आपके पास कैश, चेक, ठीक है, ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग, ई पेमेंट, कौन से विकल्प का उपयोग करके आप जो है कर सकते हैं, कैसे रिचार्ज करवा सकते हैं। तो ABCD किसी का उपयोग करके आप रिचार्ज जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, जो फ्रैंकिंग मशीन का रजिस्टर रहेगा वो कितने वर्ष के लिए सुरक्षित किया जाता है, मतलब प्रिजर्वेशन पीरियड क्या है, 1 2 3 5। मरम्मत का रजिस्टर बोल रहा है, मरम्मत सर्विस का जो रजिस्टर रहेगा, जो चेंजेस वगैरह रहेंगे वो कब तक के लिए, 2 साल के लिए रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 साल के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अगला देखो, अब ये क्लॉज नंबर 11 के क्वेश्चन लगभग खत्म हो गए हैं, अगर आगे भी आपको कुछ एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्लॉज नंबर 12 का आ गया है, और क्या बोल रहा है कि भाई प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश अप टू व्हाट एक्सटेंड इज इट सेंट बाय पोस्ट स्मॉल टाउन फॉर ऑर्डिनरी आर्टिकल, कि डाक भार का अग्रिम भुगतान साधारण आर्टिकल के लिए छोटे नगरों में क्या सीमा है। कि नगद में यदि भुगतान करना है तो उसके लिए एक पहला तो कंडीशन है कि भाई ऑथराइज करेंगे हेड ऑफ सर्कल, और दूसरा है कि स्मॉल टाउन में 250 पैकेट चल जाएगा। ठीक है, बड़े शहरों में कितना है, बड़े शहरों में 500 है, छोटे शहरों में 250 है। और रजिस्ट्री यदि आप नगद में पैसा आपने कैश में पेड कर दिया है, आपको चोसी ने, हेड ऑफ सर्कल ने ऑथराइज कर दिया है, तो आप रजिस्ट्री भी पोस्ट कर सकते हैं, है ना, कि नगद में पूरा भुगतान कर सकते हैं एक साथ। तो उसके लिए कम से कम क्वांटिटी कितना होना चाहिए, 50। अब ये सर्विस अभी क्लोज हो गया है, ये सर्विस अभी, मतलब कहने का मतलब है कि फ्रैंकिंग मशीन के लिए पहले से रसीद जो जो कस्टमर है, फर्म कंपनी है, वो स्वयं तैयार करते थे और पूरे आर्टिकल का इकट्ठा चार्ज करके पोस्ट ऑफिस में जमा करते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्लॉज नंबर 12 का ही क्वेश्चन पूछा गया है और बोला है कि प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश फॉर आइटम फैसिलिटी अवेलेबल, किस आइटम के लिए प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश की सुविधा उपलब्ध होती है। देखो, इनलाइन लेटर कार्ड के लिए भी है, पोस्ट कार्ड के लिए भी इस पर है, अनरजिस्टर्ड पार्सल के लिए भी है। तो तीनों नाम आपको ध्यान रख लेने हैं कि डाक भार की अग्रिम नगद भुगतान की सुविधा, मतलब इन सभी आर्टिकल पर पैसा आपने कैश में पेड करना है, तो इन सभी के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्लॉज नंबर 13 का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पॉइल्ड और डिफेस टिकट। स्पॉइल्ड और डिफेस टिकट, खराब या विरूपी टिकट क्या होते हैं। ऐसे टिकट जो साफ स्पष्ट होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं, ऐसे टिकट जो कटे फटे होते हैं, उसे हम स्पॉइल्ड और डिफेस स्टाम्प बोलते हैं। कौन से क्लॉज में दिया गया, कोई बताएगा मुझे। भाई क्लॉज भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, परीक्षा में कई बार पूछ लेता है। एमटीएस पोस्टमैन के लिए तो अब सिलेबस इतना कम है कि उनको तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, द यूज ऑफ प्रीवियसली यूज स्टाम्प ऑफेंस अंडर, कि पहले से जो टिकट आपने इस्तेमाल किया है वो अपराध माना जाता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत, वॉल्यूम 5 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के तहत, या फिर ये कोई अपराध नहीं है। इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रख लेना है कि आईपीसी के तहत, भारतीय दंड संहिता के तहत इसे अपराध माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि आपने डाक टिकट का उपयोग करना है। कई बार आपने ये क्वेश्चन देखा होगा कि डाक टिकट यदि कटा फटा तो यूज नहीं किया जाता, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि थोड़े बहुत यदि डाक टिकट पर छिद्र होते हैं, थोड़े बहुत छोटे मोटे, तो वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। तो वैसा ही पूछा है कि स्टेटमेंट सही है गलत है।
कि प्राक्षरों सहित डाक टिकट पर छिद्रण या बारीक उस पर कुछ निशान है तो वो निषिद्ध है या फिर निषिद्ध नहीं है? भाई निषिद्ध नहीं है, छोटे मोटे है ना, छोटे मोटे जो उस पर छिद्र होंगे, निशान होंगे, वो चल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी भी काम के लिए यदि फर्जी टिकट का निर्माण कर रहे हैं तो आईपीसी के तहत अपराध माना जाता है। ये किसके अंतर्गत दंडनीय अपराध है, किस धारा के अंतर्गत? ठीक है, किस धारा के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 150 है और ये धारा जो है आपको याद करना है 263 ए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लॉज नंबर 13 के क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको एक बार इसका जरूर कंफर्म करिएगा कि 13 का ही कि 14 का है। सारे ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने किसके किए? मैक्सिमम क्वेश्चन हमने फ्रैंकलिन मशीन के, और 2-4 क्वेश्चन हमने क्लॉज नंबर 13 और 14 के भी किए। ऐसे ही सेशन चलता रहेगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है। डेली 8 बजे मिलना है आपको और थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद ही एमसीक्यू सॉल्व करना है। एक तरीका बनाना है पढ़ने का, प्रॉपर वे में तैयारी करनी है। सिलेबस को समझ लेना है, डिपार्टमेंटल पोर्शन समझ लेना है, मैथ समझ लेना है, जीके समझ लेना है। जिनके सिलेबस में रीजनिंग है उनको रीजनिंग समझ लेना है। ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन करके रखिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ढेर सारा मेहनत करते रहिए, टारगेट बनाइए और उसको अचीव करिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।